हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल अकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो आ चुकी है। आपको इसके मेन पॉइंट्स भी पता चल गए होंगे जो जो चेंजेस हुए हैं, लेकिन हम आज अपनी इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे और वे सभी पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ये एजुकेशन पॉलिसीज हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके हायर एजुकेशन के जो कि पेपर 1 की यूनिट है उसमें आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो मैंने वो सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स डिटेल में कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये किस कमेटी ने फ्रेम आउट की है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी ने। विजन क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का? इट एम्स एज बिल्डिंग ए ग्लोबल बेस्ट एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल विच आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड्स ऑफ दिस वीडियो। और इनके हेल्प से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ठीक है। अब फाउंडेशन पिलर्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज एक्सेस, इक्वेलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो है ये फाउंडेशन पिलर्स हैं, 4 पिलर्स: एक्सेस, इक्वेलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके नेट के एग्जाम में आते कि फाउंडेशन पिलर्स क्या हैं इस पॉलिसी के। प्रिंसिपल्स, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसके? फर्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द लर्नर्स टू चूज देयर लर्निंग प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन टैलेंट और इंटरेस्ट। तो इनके लिए, लर्नर्स के लिए मोर फ्लेक्सिबल हो एजुकेशनल प्रोग्राम्स। नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस। इसमें ये चीज़ पे भी फोकस किया गया कि आर्ट और साइंस डिसिप्लिन्स है जो वो इनमें ज़्यादा सेपरेशन ना हो। वे स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स कंबाइन भी चूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें आर्ट्स और साइंस को कंबाइन एज ए मल्टी डिसिप्लिन और होलिस्टिक अप्रोच जो है इसमें फॉलो की गई है, इसलिए इनमें ज़्यादा डिफरेंस भी क्रिएट नहीं किया गया। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया गया रेदर देन रोट लर्निंग और लर्निंग फॉर एग्जाम्स। एथिक्स इन ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, एथिक्स और ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो हैं उनके ऊपर भी फोकस किया गया, ताकि स्टूडेंट्स में स्पिरिट ऑफ सर्विस, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, साइंटिफिक टेम्पर और प्लूरलिज्म, इक्वालिटी, जस्टिस, ऐसी जो थिंकिंग है वो डेवलप की जा सके स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इक्विटी एंड इंक्लूजन, यानी कि सबको इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और जो भी लगभग सभी पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जा सके इन द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी, कि रिसोर्स भी अवेलेबल करवाना इस पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए, कि सबको एजुकेशन मिले, तो इस पर्पज़ को फुलफिल करवाने के लिए रिसोर्स एफिशिएंसी होना भी जरूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी विद द हेल्प ऑफ ऑडिट और पब्लिक डिस्क्लोजर को ज़्यादा प्रमोट करके और एनहांस करके इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना इन द एजुकेशन सिस्टम। और टीचर्स एंड फैकल्टी एज ए हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये वैसे सबको पता भी है कि जो टीचर और फैकल्टीज होती है वही लर्निंग प्रोसेस के हार्ट होते हैं, वही डेवलप करते स्टूडेंट्स को, इसलिए वही जो फ्यूचर ऑफ द नेशन डेवलप करते हैं टीचर्स। इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स और टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया है। नेक्स्ट ऑटोनॉमी एंड गुड गवर्नेंस। ऑटोनॉमी एंड गुड गवर्नेंस भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल, जिससे कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, इसको इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट कंटिन्यूअस पॉलिसी मेकिंग, की जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो कंटिन्यूअसली इनोवेटिव पॉलिसीज़ लेके, इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव होती रहे। नेक्स्ट एजुकेशन इन पब्लिक सर्विस, नॉट ए कॉमर्शियल
एक्टिविटी, यानी कि एजुकेशन इज ए कॉमर्शियल सर्विस, एजुकेशन इज ए पब्लिक सर्विस। एजुकेशन एक पब्लिक सर्विस है, ना कि कॉमर्शियल एक्टिविटी। और इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, ताकि वे इसको एज ए प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट ना करें एजुकेशन को। और बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेके आए हैं इस पॉलिसी के अंदर, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं उनको इकोनॉमिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स उनको उनसे चार्ज करते रहते हैं उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। और इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ही कि वो पब्लिक सर्विस है और वो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके ही ये जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सकता है। इसलिए सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट भी पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ए लाइट बट टाइट ओवरसाइट एंड रेगुलेटरी सिस्टम, यानी कि लाइट लेकिन टाइट रेगुलेटरी सिस्टम भी कैसे डेवलप करना है, ये चीज़ भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर है, जो कि ये सारे पॉइंट्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को अचीव किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन, सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में सबसे पहले जो पॉइंट पे फोकस किया गया वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जो ECCE है। क्यों इस चीज़ के ऊपर क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि ये रिसर्च में भी हुआ है प्रूव कि 85% जो चाइल्ड का माइंड डेवलप होता है वो इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में ही होता है। तो इसलिए 0 to 8 ईयर के जो एज के जो स्टूडेंट्स हैं, चाइल्ड्स हैं, उनके लिए फाउंडेशन लर्निंग कैसे डेवलप करनी है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल और प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से कैसे उसको इम्प्रूव करनी है। इसके लिए एक स्पेशल करिकुलम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क विल बी डेवलप्ड बाय NCERT। और ये फ्रेमवर्क एक सब फ्रेमवर्क होंगे, 2 सब फ्रेमवर्क, 0 to 3 ईयर्स के जो चाइल्ड हैं उनके लिए अलग और 3 to 8 ईयर के हैं उनके लिए अलग। ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी। जो इंडिया में जो फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरिसी है इसकी हालत भी बहुत पुअर है, और इसको भी इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ हाईएस्ट प्रायोरिटी टू अडॉप्ट यूनिवर्सल फंडामेंटल लिटरेसी बाय 2025। इंडिया में 5 करोड़ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरिसी को भी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं, यानी कि जो बिल्कुल एबिलिटी टू रीड, राइट एंड परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस विद नंबर्स है, उनको भी वो अटेन नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर कुछ सालों तक और इस चीज़ के ऊपर ना फोकस किया गया। तो ये जो नंबर्स है ये 5 करोड़ से 10 करोड़ तक हो सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स में वो 10 करोड़ इंस्टीट्यूट्स 10 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक जो न्यूमेरिकल और लिटरेसी लेवल है वो बेसिक लेवल तक की एजुकेशन भी नहीं होगी उनके पास। नेक्स्ट है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। ये जो ड्रॉप आउट रेट्स है, यानी कि एक क्लास से नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो ड्रॉप आउट रेशो है, यानी कि अगर 50 स्टूडेंट्स जैसे 6th क्लास में है तो 7th स्टैंडर्ड में होते हुए वो 50 में से 40 होना या 45 होना, तो ये इस रेशो को कि ये रेशो 100% रहे, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बोलते हैं इसको, कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 100% करने का टारगेट है फॉर प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 5th क्लास से 6th क्लास तक जाने में भी जो ड्रॉप आउट रेशो को रिड्यूस करके और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को इम्प्रूव करना है 100%। ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशो ये प्री स्कूल टू हायर स्कूल तक तो है ये 100%, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए है वो 50% इम्प्रूव करना है बाय 2035। ये 2035 वो 2030 वो हम हायर एजुकेशन की जब डिस्कस करेंगे उसमें भी करेंगे। और इस ड्रॉप आउट रेट्स को और रिड्यूस करने के लिए और ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को इम्प्रूव करने के लिए जो
ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्कीम्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। ऑलमोस्ट एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड हैव ऑप्शन ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग के थ्रू, और ये स्कूल एजुकेशन में ये खासकर उन लोग यंग पीपल्स के लिए है जो कि फिजिकली स्कूल में नहीं आ सकते, उनके लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग की भी फैसिलिटी है। नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेजिज्म एंड पावर ऑफ द लैंग्वेज। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मोर फोकस इस चीज पे किया गया है कि लोकल लैंग्वेज जो इंडियन लैंग्वेज है उनको कैसे प्रमोट किया जाए। तो इसके लिए ही मल्टी लैंग्वेज सिस्टम है, और ये ज़्यादा फोकस किया गया है कि टीचर्स जो हैं वो लोकल लैंग्वेज में टीच कर सके, और जो सब्जेक्ट मैटर्स है, बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो भी ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज में ही हो सके। लेकिन अगर किसी सिचुएशन किसी रीजन से वो लोकल लैंग्वेज में नहीं होती है तो भी जो बाईलैंग्वेज अप्रोच को फॉलो करना। बाईलैंग्वेज अप्रोच का मतलब है कि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो, यानी कि उनमें कम्युनिकेशन हो, तो वो लोकल लैंग्वेज में हो, इसके लिए, ठीक है। और इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि इंग्लिश, एक इंडियन नेशनल लैंग्वेज, और दूसरी जो है लोकल लैंग्वेज, यानी कि तीनों लैंग्वेज को मिला के, ठीक है। नेक्स्ट है करिकुलर इंटीग्रेशन एंड एसेंशियल सब्जेक्ट्स एंड स्किल्स। इसमें क्या है कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स और स्किल्स है, कुछ ऐसे स्किल्स एसेंशियल सब्जेक्ट्स भी है जो कि कंपलसरी होनी चाहिए, यानी कि जिनकी लर्निंग सभी स्टूडेंट्स कर सके, उनके लिए कंपलसरी हो, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, लॉजिकल लर्निंग, बेसिक साइंस, ट्रूथ, होनेस्टी, करंट अफेयर्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं और स्किल्स हैं वो सभी के लिए एसेंशियल होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। है ना कि जो नेशनल टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी लोकल कंटेंट में हो और लोकल फ्लेवर में हो, ताकि जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट। जो असेसमेंट प्रोसीजर है वो भी ऐसा हो जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को और ज़्यादा प्रमोट कर सके, ना कि वो सिर्फ एग्ज़ाम देने से रिलेटेड हो, रोट लर्निंग को प्रमोट ना करे। ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट हो स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए बोर्ड एग्जाम्स जो है वो 2 ओकेजन्स में हो सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट है वो 2 ओकेजन में दे सकता है, 1 फॉर मेन और अदर फॉर इम्प्रूवमेंट। बोर्ड एग्जाम कुड हैव 2 टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स और डिस्क्रिप्टिव टाइप्स। ये कुड हैव है, यानी कि हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम जो है वो मल्टीपल और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से हों, अभी कंफर्म नहीं है ये चीज। नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन शैल बी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। जो NACSC है ये बॉडी जो है ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगी फॉर द स्कूल एजुकेशन। NTA will serve as a primary expert and autonomous body for entrance test। जो भी entrance test है for undergraduate, graduate courses, इनके लिए जो भी entrance test है वो सारे NTA के अंदर कवर हो। और NTA ये चीज़ भी कर सकती है इसकी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, और जो यूनिवर्सिटी अपने अलग से सिंगल अपनी यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनको कम किया जा सके और रिमूव किया जा सके और सबका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर से बर्डन जो है वो रिड्यूस किया जा सके। और भी जो एंट्रेंस टेस्ट्स हैं फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए, जैसे IITs में, इनके लिए उनको भी उनके सिलेबस और उनके करिकुलम को भी इतना रिड्यूस करना या ऐसे इम्प्रूव करना ताकि जो कोचिंग की ज़रूरतें हैं वो ना रह सके, ठीक है। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके रोल को एलिमिनेट करने के लिए। एवरी क्लासरूम विल डेवलप सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो स्पेशल टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल सपोर्ट्स। इसके लिए NCERT और NCFT
FTE will develop guidelines for education of gifted students। इसके लिए ओलंपियाड्स और जो कंपटीशन है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री और रूरल एरियाज में भी खासकर। और नेक्स्ट, एवरी क्लासरूम विल बी डेवलप्ड इनटू स्मार्ट क्लासरूम इन ए फेज्ड मैनर, ताकि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इसलिए each and every classroom should be smart classroom। अब टीचर्स के लिए क्या क्या है इस पॉलिसी में? फर्स्ट वन है रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल टीचर्स इन रूरल एरियाज पे फोकस बहुत ज़्यादा किया गया इसमें, कि जो रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करना, और रूरल एरियाज में ही उनकी पोस्टिंग पे भी ज़्यादा फोकस करना, ताकि और रूरल एरिया में जिन टीचर्स की पोस्टिंग होती है उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, ताकि रूरल एरिया में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर विल बी हेल्टेड, जो टीचर्स का एक्सेसिव ट्रांसफर होता है उसको भी रिड्यूस करना, क्योंकि ये एक बर्डन होता है टीचर्स के ऊपर। ट्रांसफर सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में करना, जैसे कि प्रमोशन होता है टीचर्स का, उन सिचुएशन में ही ट्रांसफर हो और एक्सेसिव ट्रांसफर ना हो, ताकि टीचर जो है वो वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सके और जिससे कि वो लोकल के साथ ज़्यादा अटैचमेंट बना सके और उनको लोकल कल्चर को समझ सके। तो इसलिए एक्सेसिव जो ट्रांसफर है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट है टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी होगा। हायरिंग ऑफ पैरा टीचर्स विल इवेंचुअली बी फेज आउट। पैरा टीचर्स कौन से टीचर जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्ट बेसिस जो टीचर्स होते हैं उनको ऐसी हायरिंग को रिमूव किया जाएगा, फेज आउट किया जाएगा। सिर्फ जो परमानेंट टीचर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा, ना कि जो शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्ट बेस्ड टीचर्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर, जो टीचर्स के लिए सर्विस एनवायरनमेंट है वो जैसे कि एडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्किंग टॉयलेट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंटरनेट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल करवाए जा सके टीचर्स को, इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये जो CPD है कि टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो हर टीचर के लिए ये कंपलसरी होगा कि एटलीस्ट 50 आवर्स पर ईयर जो भी उसको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी उनका वो यूज करे, उनमें उसका पार्टिसिपेशन हो। ठीक है। नेक्स्ट करियर मैनेजमेंट एंड प्रोफेशन। टीचर्स के करियर मैनेजमेंट के लिए मेरिट बेस्ड टेन्योर फॉर प्रमोशन अडॉप्ट किया गया, ताकि आउटस्टैंडिंग टीचर्स जो हैं उनको लीडरशिप के लिए प्रमोट किया जा सके, लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए, और उनको इसके लिए ट्रेनिंग भी ओवर द टाइम दी जाएगी। और जो वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ टीचर्स बेस्ड ऑन मेरिट है उसको भी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, यानी कि मेरिट बेस्ड प्रमोशन पे फोकस करना, ताकि टीचर्स हैं वो अपने करियर एडवांसमेंट कर सकें। नेक्स्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। ये जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स है इट विल बी डेवलप्ड बाय 2022। अभी तक ये कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स डेवलप नहीं किया गया इस पॉलिसी में। स्पेशल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जो टीचर्स ऐसे स्टूडेंट्स को टीच करेंगे जो कि डिसेबल हैं, तो उनके लिए स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल होंगे ऐसे टीचर्स के लिए। तो ठीक है। अप्रोच टू टीचर एजुकेशन। अप्रोच टू टीचर एजुकेशन में कि जो बेस्ट टीचर्स हैं उनको बेस्ट टीचर्स के लिए बेस्ट एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम
विद हाई क्वालिटी कंटेंट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाय 2030 मिनिमम डिग्री फॉर टीचिंग विल बी बीएड होगी, और बीएड के भी अलग अलग अवेलेबल है, जैसे कि 4 डिग्री ग्रेजुएशन के साथ बीएड, और मास्टर डिग्री के बाद 1 ईयर की बीएड ऐसे। और जो जिन्होंने मास्टर्स कर लिए उनके लिए भी, और बीएड भी कर लिए बाद में टीचर्स के लिए, उनके लिए शॉर्ट पोस्टेड बीएड सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन डिग्री अटेन कर ली उनके लिए 2 ईयर डिग्री ऑफ बीएड होगी, और जिन्होंने मास्टर्स कर लिया उनके लिए 1 ईयर डिग्री ऑफ बीएड होगी, और ताकि वे एक स्पेशल सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ले सकें फॉर बिकमिंग टीचर। और फॉर इंटीग्रेटिंग ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम, स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विल बी शट डाउन, यानी कि जो सिर्फ अकेले टीचिंग एजुकेशन पे फोकस इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी बंद किया जाएगा धीरे धीरे करके, ताकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम जो है उसको प्रमोट किया जा सके। जो अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं में टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, और जो भी स्टैंड अलोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो चाहे किसी भी डिसिप्लिन के हों, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड भी और अदर किसी डिसिप्लिन से रिलेटेड भी, उन सबको ही धीरे धीरे करके शट डाउन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे हमने इसके प्रिंसिपल में पढ़ा था कि इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक अप्रोच, तो इसलिए जो सभी डिसिप्लिन्स हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बनाने पे फोकस किए गए हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। अब तक जो स्कूल एजुकेशन के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी थी वो सिर्फ एक ही बॉडी थी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने के कारण कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अब 4 डिस्टिंक्ट बॉडीज जो है वो एस्टेब्लिश की गई है फॉर परफॉर्मिंग 4 डिस्टिंक्ट रोल्स। कौन कौन से है, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, प्रोविजन और ऑपरेशन ऑफ एजुकेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंश्योरिंग प्रोफेशनल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड इन एजुकेशन के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, और एकेडमिक मैटर्स से रिलेटेड रोल को परफॉर्म करने के लिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये जो SCERT है ये NCERT के साथ मिलके एकेडमिक मैटर्स से डील करेगी। ठीक है, तो अब जो स्टैंडर्ड सेटिंग और एक्रेडिटेशन था स्कूल एजुकेशन के लिए वो सेंट्रलाइज्ड नहीं रहा, अब उसको 4 अलग अलग बॉडीज को दे दिया गया उस टास्क को। अब हायर एजुकेशन में क्या क्या हुआ है उसके से रिलेटेड क्या क्या है कि क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हों, ताकि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सके, स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल एजुकेशन ले सके और उनके चॉइस से रिलेटेड, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, और क्वालिटी एजुकेशन ले सके, ताकि वोकेशनल एजुकेशन पे भी इसमें फोकस किया गया है ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके आफ्टर द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, इसके लिए क्या किया गया कि बाय ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इनटू लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बाय 2040, यानी कि जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया गया है इनटू द मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको शट डाउन करने के लिए, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टैंड अलोन जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद किया जाएगा और उनकी जगह मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हो जिनमें मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें एक साथ स्टडी कर सकें। इंक्रीज इन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टू 50% बाय 2030 फ्रॉम 26.3% बाय 2018, यानी कि 2018 में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था हायर एजुकेशन में वो 26.3% था, उसको 2030 तक 50% करने का टारगेट है। ठीक है,
जो स्कूल एजुकेशन के लिए देखा था हमने, उसका टारगेट था 100% बाय 2035, लेकिन इसमें है 50% बाय 2030। All higher educational institutes will have option of open distance learning by 2025. Maximum number of affiliated college shall be 300 only. और इस चीज को कैसे अचीव किया जाएगा? By opening more colleges और more universities, ठीक है। और एक चीज ये भी चेंज की जाएगी कि जो भी कॉलेजेस हैं वो ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस बन जाए, यानी कि वो किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज ना होकर ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस हो। इससे उनमें गवर्नेंस भी इम्प्रूव होएगी, सेल्फ गवर्नेंस इम्प्रूव होएगी। यूनिवर्सिटीज के पॉलिसीज को ही अब उनको फॉलो करना पड़ रहा था, वो चीज ना हो। और ये टारगेट जो है वो 2035 तक अचीव किया जाएगा। सबसे पहले 300 किए जाएंगे ये, फिर 2025 तक, और 2035 तक इनको 0 नंबर तक लेके आना है। मोर होलिस्टिक एजुकेशन, इस चीज पे भी फोकस किया गया कि मोर होलिस्टिक एजुकेशन हो इन लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स का क्या मतलब है कि नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट्स, यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स की ये इसमें 64 आर्ट्स जो है उनको मेंशन किया गया है, जैसे लैंग्वेज, म्यूजिक, फिलोसफी, डांस, थिएटर्स, एजुकेशन। इनको इनकी होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में सभी को एक साथ इन डिसिप्लिन्स को स्टडी किया जा सके। और आर्ट्स के साथ साथ जो साइंस डिसिप्लिन है, सोशल साइंस डिसिप्लिन्स हैं, उनको भी इसके साथ ही एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स में सभी स्टूडेंट्स के लिए ये डिसिप्लिन्स अवेलेबल होंगे, मल्टी डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी विद रेगुलर स्टडीज। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी विद द लोकल इंडस्ट्री और बिजनेसेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट और लोकल कम्युनिटीज, इनमें उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल करवाई जाएगी। यूजी डिग्री विल बी either for 3 or 4 years with multiple existing options। आपने ये चीज सुन भी ली होगी अब तक बहुत जगह कि जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो 3 इयर्स की या 4 इयर्स की जो भी होगी, बीएड के साथ होगी तो 4 इयर्स की होगी। तो इसमें मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन मिलेंगे आपको, यानी कि अगर फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट करके ड्रॉप आउट कर दिया तो उसके लिए एक डिप्लोमा मिलेगा, सब डिप्लोमा। और अगर 2 इयर्स के कंप्लीट करके फिर ड्रॉप आउट किया है तो उसके लिए एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। और अगर 3 इयर्स कंप्लीट कर लिए तब आपको डिग्री मिल जाएगी। तो इसलिए ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन के साथ है। मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, जो होलिस्टिक एजुकेशन के लिए मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज ओपन की जाएंगी एज पर विद द IITs, IIMs। और ये यूनिवर्सिटीज कौन सी होंगी? MERUs, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एमफिल। ये चीज भी आपने सुनी होगी या आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एमफिल अब डिसकंटिन्यूस हो जाएगी, यानी कि एमफिल प्रोग्राम नहीं रहेगा। जो PhD है शैल रिक्वायर आइदर मास्टर डिग्री और 4 ईयर बैचलर डिग्री विद रिसर्च, और एमफिल जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑप्टिमल लर्निंग एंड एनवायरनमेंट सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिसमें जो रिलेवेंट करिकुलम है और एंगेजिंग विद पेडागोजी, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट और एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट हो उसमें। और जो करिकुलम है वो मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली, और क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम हो दैट assess the student achievement based on their learning goals for each program rather than rote learning। वो चीजें उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनलाइजेशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका इंटरनेशनलाइजेशन करना। इंटरनेशनलाइजेशन कैसे होगा कि जो भी हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज इन इंडिया है उनको आउटसाइड इंडिया, उनको अदर कंट्रीज में अपने कैंपसेस सेटअप करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। और जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उनको भी इंडिया में इनवाइट किया जाएगा, इससे जो हायर एजुकेशन है उसका इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन।
स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन जो है वो हायर एजुकेशन में मस्ट है, तो इसलिए स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को कैसे और ज़्यादा इंक्रीज करना है उससे रिलेटेड भी इसके लिए एक्टिविटी क्लब, स्पोर्ट्स और आर्ट क्लब्स, कम्युनिटी सर्विस, इनके थ्रू जो स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन है उसको और ज़्यादा एनहांस करना है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। अब जो ये चीज़ है कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना रहे जो हायर एजुकेशन में इसलिए एनरोल नहीं हो उसका बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसको एक्सपेंड किया जाएगा और हायर जो प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी दे विल आल्सो ऑफर स्कॉलरशिप फ्रॉम 100 to 25% फॉर एटलीस्ट देयर हाफ ऑफ देयर स्टूडेंट्स, यानी कि वो अपने हाफ ऑफ स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 25% से लेके 100% तक की स्कॉलरशिप भी वो भी ऑफर करेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी। और जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है इसको भी और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट है इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन ये किसके लिए है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको भी इक्वल और क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उनको भी इंक्लूड किया जा सके हायर एजुकेशन सिस्टम में। इसके लिए इसमें कुछ वो दिए गए हैं स्टेप्स कि गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले सकती है उस चीज़ को इम्प्रूव करने, इक्विटी को इम्प्रूव करने के लिए, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कौन से स्टेप्स लेने हैं, गवर्नमेंट को कौन से लेने हैं। ईयर मार्क हाफ ऑफ द गवर्नमेंट बजट फॉर एजुकेशन ऑफ SCDGs, ये यानी कि स्पेशल सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जो उनके लिए जो हाफ बजट है एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के बजट का हाफ जो है वो इन SCDGs के ग्रुप्स जो है इनके लिए होना चाहिए, यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स हैं उनके लिए हो। सेट क्लियर टारगेट ऑफ हायर एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशो फॉर SCDGs और एंश्योर जेंडर बैलेंस इन एडमिशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप्स टू दिस SCDGs, डेवलप टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर बेटर पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग। और जो स्टेप्स हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लेने हैं वो कौन से हैं? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान फॉर इंक्रीज पार्टिसिपेशन फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मेक एडमिशन प्रोसेस एंड करिकुलम मोर इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स, develop bridge courses for those students that may come from disadvantaged backgrounds, उनके लिए bridge courses अवेलेबल हो ताकि वे भी इक्वली आ सकें जो स्टूडेंट्स जिनको अच्छी एजुकेशनल बैकग्राउंड मिला है पीछे, तो हायर एजुकेशन में आते ही उनके लिए भी एक ब्रिज कोर्सेज हो जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं ताकि वो उनके साथ कम अप कर सके। प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिकल सपोर्ट फॉर सच स्टूडेंट्स, उनको सोशल इमोशनल सपोर्ट भी अवेलेबल करवाना है ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आए हैं। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन इन हायर एजुकेशन कि PhD तो कंपलसरी है ही है, इसके साथ साथ टीचर्स के सिलेक्शन के लिए उन एक्सपीरियंस उन टीचर्स का इन टीचिंग ये चीज भी पे भी मोर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्रेडिट बेस्ड कोर्स इन टीचिंग एजुकेशन और पेडागोजी फॉर PhD स्टूडेंट्स, यानी कि जो न्यू एंट्रेंस है PhD में उनको क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल टैलेंट, और उनके जो PhD का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड टीचिंग एजुकेशन और पेडागोजी के कोर्सेज भी उनको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी फॉर PhD स्टूडेंट्स टू असिस्ट फैकल्टी एज टीचिंग असिस्टेंट एंड मस्ट बी क्रिएट ए पार्ट ऑफ ऑल PhD प्रोग्राम, यानी कि जो PhD स्टूडेंट्स हैं उनको फैकल्टीज को भी असिस्ट करना पड़ेगा इन टीचिंग, और ये उनके जो नॉर्मल PhD प्रोग्राम है उसी का पार्ट होगा, यानी कि वो कुछ आवर्स अपने PhD प्रोग्राम के
टीचिंग में भी स्पेंड करेंगे, ये कंपलसरी है उनके लिए। नेक्स्ट, री इमेजिन वोकेशनल एजुकेशन। री इमेजिन वोकेशनल एजुकेशन, जो वोकेशनल एजुकेशन का लेवल है इंडिया में वो बहुत ही पुअर है। जो इंडियन वर्क फोर्स है जितना भी टोटल 2012 से 17 तक के डाटा में, कि जो फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन है वो लेस देन 5% है ऑफ इंडियन वर्क फोर्स, यानी कि इंडिया में जितना वर्क फोर्स है उसमें से 5% से भी कम जो है वो फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन है उनके पास। जबकि इसको अगर हम अदर कंट्रीज के साथ कंपेयर करें लाइक यूएस से, उसमें ये 52% है, जर्मनी में ये 75% और साउथ कोरिया में तो ये 96% है। लेकिन इंडिया में लेस देन 5% जो वर्किंग फोर्स है वो वोकेशनल फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। तो इसलिए इस चीज को री इमेजिन करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए क्या किया गया है कि कंपलसरी है ये सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए कि वो इंटीग्रेटेड वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स लेके आए इनटू देयर मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ साथ वो ही वोकेशनल एजुकेशन लेके आए, क्योंकि इसमें इसका मेन प्रिंसिपल इस एजुकेशन पॉलिसी का यही है कि जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बंद करना। तो इसलिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हैं वही वोकेशनल एजुकेशन को भी लेके आए, वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्रूव करें। वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, जैसे कि प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड, जैसे IITIs होती है ना, ये वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। ऐसे इस वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि जो यूथ है वो एम्प्लॉयबल हो सके, ठीक है। और इसके लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का भी, ठीक है। और बाय 2025 एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं वो वोकेशनली एजुकेट होंगे, वोकेशनल एजुकेशन लेंगे। और ये सारी चीजें एक पार्ट है होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम का। हमने देखा ना कि होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम, तो उसी के अंदर जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे वो उनमें से 50% जो है वो 2025 तक वोकेशनली एजुकेटेड भी होने चाहिए। नेक्स्ट अब प्रोफेशनल एजुकेशन। अब जो भी ये प्रोफेशनल एजुकेशन है लाइक एग्रीकल्चर एजुकेशन, हेल्थ केयर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, लीगल एजुकेशन, इनको भी इम्प्रूव करना है, इनमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। जैसे क्योंकि देखो एग्रीकल्चर एजुकेशन जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में वो 9% है सभी यूनिवर्सिटीज की, 9% जो है वो अकेली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एनरोलमेंट रेशो 1% है बाकी यूनिवर्सिटीज के एनरोलमेंट रेशो के कंपैरिजन। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए फोकस किया गया है इस प्रोफेशनल एजुकेशन एग्रीकल्चर एजुकेशन के ऊपर भी, इसको रिवाइव करने के लिए। और लीगल एजुकेशन है उसको भी रिवाइव करने के लिए ताकि उसको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाया जा सके और ग्लोबली और बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ लीगल एजुकेशन इसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि वाइडर एक्सेस ऑफ टू जस्टिस हो सके और टाइमली जस्टिस जो है वो मिल सके। क्योंकि हमने देखा कि जस्टिस की, जजेस की, लॉयर्स की ये हमारी कंट्री में इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो इसको कैसे इम्प्रूव करना है। ऐसे ही हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम को भी रिवाइव करना है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग हाई क्वालिटी रिसर्च। हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक न्यू बॉडी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये एस्टेब्लिश की जाएगी फॉर फंडिंग एंड सपोर्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च है इसमें इन्वेस्टमेंट की हालत भी इंडिया में बहुत ही बदतर है। देखो जो रिसर्च और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की जो हमारी जीडीपी है उसका 0.69% है, यानी कि 0.69% ही जो जीडीपी का है वो हम रिसर्च और इनोवेशन में स्पेंड करते हैं।
जबकि हम अदर कंट्री का देखें जैसे कि यूएसए, वो 2.8% ऑफ देयर जीडीपी वो है जो अपने रिसर्च और इनोवेशन में स्पेंड करते हैं। इजराइल तो 4.3% और साउथ कोरिया 4.2%, लेकिन इंडिया में सिर्फ 0.69%, 1% भी नहीं है जीडीपी का। तो इसलिए इसको भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी रिसर्च को और इनोवेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये बॉडी एस्टेब्लिश की गई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि फंड और सपोर्ट अवेलेबल करवाएगी फॉर रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सेल्फ गवर्नेंस और आउटस्टैंडिंग मेरिट बेस्ड लीडरशिप अपॉइंटमेंट हो सके। सेल्फ गवर्नेंस कैसे कि जो कॉलेजेस हैं जैसे वो अब यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो, जब उनको स्टैंड अलोन कॉलेजेस बना दिया जाएगा, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया जाएगा फॉर डिग्री, तो उनमें स्ट्रॉन्ग सेल्फ गवर्नेंस इंप्रूव होगा। उनको यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज फॉलो नहीं करनी पड़ेगी और जो पॉलिटिकल इंटरफेयर है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में से रिड्यूस किया जाएगा और पूरी तरह से रिमूव किया जाएगा, ताकि जो भी लीडरशिप पोजीशन पे अपॉइंटमेंट है वो फेयरली हो सके और मेरिट बेस्ड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। ये आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो अथॉरिटीज हैं, काउंसिल्स हैं, बॉडीज हैं, उनके नाम है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट है सिंगल रेगुलेटरी NHERA, सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी ये NHERA, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि हायर एजुकेशन के सिस्टम को रेगुलेट करेगी। और जो ये रेगुलेट करेगी इन ए लाइट बट टाइट मैनर। हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था ना कि लाइट बट टाइट रेगुलेटरी सिस्टम होगा, और वो ऐसा सिस्टम कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ये एक मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी, नेशनल एक्रीडेशन अथॉरिटी होगी। ये मेटा एक्रीडेटिंग बॉडी नेशनल NAA, नेशनल एक्रीडेशन अथॉरिटी, जो कि जितनी भी एक्रीडेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको रेगुलेट करेगी। ठीक है, और एक ये जर्नल एजुकेशनल काउंसिल GES, ये भी एस्टेब्लिश की जाएगी, और ये GES एस्टेब्लिश की जाएगी टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम ऑफ हायर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। और फिर ये GEC हायर एजुकेशनल काउंसिल ये सेटअप करेगी NAEQF को। ये क्या है? नेशनल हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये सेटअप करेगी GEC फॉर सेटिंग अप नॉर्म्स फॉर इशू लाइक क्रेडिट ट्रांसफर, इक्विवेलेंस एटसेट्रा। इन इश्यूज को डील करने के लिए और नॉर्म्स सेटअप करने के लिए इनके लिए जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो सेटअप करेगी जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होगा, UGC की जगह हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन होगा फॉर फंडिंग एंड फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन। और हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा PP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, उसको प्रमोट किया जाएगा हायर एजुकेशन में, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि वे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके और इक्विटी और एक्सेस मिल सके जो हमारे डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स हैं उनको। तो इसके लिए पब्लिक भी इन्वॉल्व हो, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो, उसको प्रमोट किया जाएगा। इन सब के अलावा जो अदर की एरियाज हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिनके ऊपर फोकस किया गया है वो क्या है? तो अडल्ट एजुकेशन, दूसरा होलिस्टिक अप्रोच है, और तीसरा है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है और इंडियन लैंग्वेजेस हैं जितनी भी, उनको प्रमोट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए। इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में।
वैसे इसमें बहुत सारी इससे बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन अब देखना ये कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। जितनी अच्छी ये पॉलिसीज हैं, अगर उतने ही अच्छे वे में ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो इससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। जो अदर डेवलपिंग कंट्री हैं उनसे भी बहुत पुअर है, तो वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी अगर ये पॉलिसी एज इट इज जो इसमें मेंशन है वो अगर इम्प्लीमेंट भी उसी वे में हो जाए। अगर आपको इस एजुकेशन पॉलिसी का PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इस मेरे लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना और सुकौशल चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और वीडियो को शेयर भी करना। अगर आपको कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।